लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी, पश्चिम बंगाल के सभापति स्पीकर रतिन्द्र बोस जी, नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल असेंबली के ऋतुव्रता बनर्जी जी, संसदीय कार्य के राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल उमेश राय जी, कई राज्यों से आए हुए माननीय स्पीकरगण, विशेष अतिथि पश्चिम बंगाल में मंत्रीगण और विशेष करके जो चुने हुए नए विधायकगण, मुझे पश्चिम बंगाल के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर एमएलएस का 2 दिन कार्य के लिए आमंत्रित किया। मैं पश्चिम बंगाल के स्पीकर साहब रतिन्द्र बोस जी को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे याद किया और आपके बीच में आने का मौका मिला। लोकसभा में हमारे स्पीकर साहब आपके बीच में है, वो अपना विचार को भी शेयर करेंगे और हमारे उप सभापति राज्यसभा ने भी आपको शेयर किए हैं। पार्लियामेंट का जो प्राइड होते हैं उसका मैंने देखा है काफी अच्छा काम होता है। वेस्ट बंगाल असेंबली के साथ तालमेल करके जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 2 दिन का इस कार्यक्रम में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नए एमएलएस हुए हैं उसका लाभ जरूर उठाएंगे। वैसे तो वेस्ट बंगाल असेंबली का इतिहास पुराना है और ऋतुव्रता जी ने कुछ अंश बताया 1860 से किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल से उभरते उभरते ये मॉडर्न वेस्ट बंगाल का असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ब्रीफली जो बताया मैंने भी पढ़ा है, इसलिए इतिहास और इसके अंदर में मैं ज्यादा नहीं जाते हुए 1-2 बातें मैं अपने ओर से रखना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि ज्यादातर एमएलए नए फर्स्ट टाइम एमएलए हुए हैं इस बार। मैं जब उड़ीसा गए थे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो उड़ीसा के माननीय स्पीकर मैडम भी यहां आए हैं। हमारे देश में 2 महिला स्पीकर है असेंबली के, एक हमारे उत्तराखंड के हैं और हमारा उड़ीसा के स्पीकर, 2 महिला स्पीकर हुए। तो जब हम उड़ीसा गए थे तो वहां भी ज्यादातर लोग पहले बार चुन के आए, लेकिन आज मैडम ने मुझे बताया अब सब एक्सपीरियंस हो गए हैं। 2 साल में सारे नए लोग एक्सपीरियंस हो गए हैं। सबको तो कभी ना कभी तो पहले बार चुन के आना है। सब चुने हुए तो पैदा नहीं होते हैं ना, सबको पहले बार चुन के आना होता है, तो सबको पहले बार सीखना होता है। और सीखते सीखते कोई लोग बहुत आगे जाता है। जिन्होंने लंबा पार्लियामेंट्री जीवन बिताना है उसका तय शुरू ही करते हैं। देयर आर मेनी पार्लियामेंट्रियंस, द लेजिस्लेटर्स who have a long tenure, and your tenure will depend on how you begin your journey. पहला कदम अगर गलती हो गया तो फिर आगे भी कष्ट मिलेगा। इसलिए जल्दबाज करके कोई हासिल नहीं होता है। लोकतंत्र में हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी और मेहनत ये रंग लाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि सुबह से जब से असेंबली या पार्लियामेंट शुरू होता है अंत तक बैठता है, लेकिन ऐसा वाला बहुत कम होते हैं आजकल। और ज्यादातर एमएलए या एमपी ऐसे होते हैं अपना बात बोल के तुरंत निकल जाते हैं, दूसरा का सुनता ही नहीं है। अब दूसरा का नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे लगता है कि लोकतंत्र में वो सही नहीं है। आपका विचार तो आप रख सकते हैं, लेकिन दूसरे के सुनना भी उतना ही जरूरी है। और जो भी लेजिस्लेटर, जो भी पार्लियामेंट्रियन दूसरा का बात ज्यादा सुनता है, आप देखिए उसका जवाब ज्यादा सटीक होता है, क्योंकि वो सुनने का बाद वो तैयार ही रहते हैं। कुछ लोग तो पढ़ के आते हैं और अपना भाषण दे करके तुरंत भाषण खत्म करके चले जाते हैं। पार्लियामेंट्री एथिक्स तो है आप लोगों का आज शायद
शाम को क्लास लेंगे, आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। नियम होते हैं और सुबह सुबह बुलेटिन भी इशू करते हैं कि कैसे खड़ा करना है, कैसे बात करना है, पीठ नहीं दिखाना है पीठासीन की तरफ, और अपना भाषण दे करके तुरंत नहीं जाना है, आपके नेक्स्ट वाला का सुनना है। कई एथिक्स आपका प्रैक्टिस करना होता है। तो पार्लियामेंट्री एथिक्स, पार्लियामेंट्री बिहेवियर का भी अलग एक तो होता है। लेकिन मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग मानते नहीं है इसको, बहुत कम लोग मानते हैं। परिस्थिति भी बदल गई है, इसलिए मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हिंदुस्तान, भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो पुराना लोकतंत्र होने के नाते हमारा जो व्यवहार है, हमारा बिहेवियर है, वो भी उस हिसाब से करना होगा। नहीं तो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन कमजोर होगा तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। नहीं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ये असेंबली पार्लियामेंट में क्या स्तर का डिबेट हो रहा है। डिबेट का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। डिबेट का स्टैंडर्ड नीचे गिरेगा तो लोग जिन्होंने वोट दिया है वो भी सोचेंगे कि हम लोग कैसे लोगों को वोट दे करके भेजा है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। मैं तो ऐसा जगह से आता हूं, ये वेस्ट बंगाल तो हमारे लिए कैपिटल जैसे है। कलकत्ता हमारे लिए सामने में था, दिल्ली दूर था पहले, बाद में दिल्ली कैपिटल हो गया तो हम लोग सीधा दिल्ली जाते हैं आजकल, कलकत्ता कम आते हैं। लेकिन हमारा पिताजी लोग का समय में तो कलकत्ता ही सब कुछ था हमारा नॉर्थ ईस्ट का। इसलिए हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल उठेगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी अपना आप उठ जाता है। पूरा ईस्टर्न इंडिया का भविष्य वेस्ट बंगाल पर टिका हुआ है। वेस्ट बंगाल बिखर जाएगा, वेस्ट बंगाल कमजोर होगा तो पूरा ईस्टर्न इंडिया कमजोर हो जाएगा। इसलिए अभी डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा शुभेंदु अधिकारी जी अच्छा काम कर रहा है। मैं तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल तरक्की करे और पूरा ईस्टर्न इंडिया को आगे ले जाए और विकसित भारत का बहुत बड़ा इंजन बने। वेस्ट बंगाल बड़ा राज्य है और बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है। बिहार और बंगाल का जो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है, कभी कभी सोचने से भी कल्पना करना मुश्किल है, इतना हेवीली पॉपुलेटेड स्टेट है। और यहां एक एमएलए कितना, कम से कम 2.5 लाख 3 लाख तो एक असेंबली का यहां वोटर है। यूरोप में, इंग्लैंड में 70,000 में एक एमपी होता है। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जो नॉर्दिक कंट्रीज जिसको बोलते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, यहां 30,000 25,000 में एक एमपी होता है। इंडिया में एवरेज एक एमपी में लगभग 25 लाख है। वेस्ट बंगाल में एवरेज एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 3 लाख वोटर है। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर में एमपी एमएलए बनना कोई आसान नहीं है। चुनाव तो जीत के आ जाएगा, 5 साल काम करना ये कोई मजाक का काम नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग तो सुबह उठते ही कम से कम 200 आदमी पहले से इंतजार कर रहा है कि हमारे एमपी साहब को कब उठेगा मदद मांगने के लिए। पश्चिमी दुनिया जो डेमोक्रेसी में भी कितना अंतर है। हम भी बोलता है वी आर ए डेमोक्रेसी। पश्चिम बंगाल भी वैसे डेमोक्रेसी है, उड़ीसा भी वैसे डेमोक्रेसी है, दिल्ली भी वैसे डेमोक्रेसी सेम है, लेकिन लोकल कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। पश्चिम बंगाल में एक अच्छा चीज है कि असेंबली इलेक्शन और लोकसभा में ज्यादा रिसोर्सेस, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है, ऐसे बोला है। यहां से बहुत कम्युनिस्ट एमपी आते थे जब हमारे साथ में शुरू में मैक्सिमम एमपी वेस्ट बंगाल से लेफ्ट फ्रंट के एमपीज आते थे। तो मैंने उस समय पूछा था जितना लेफ्ट एमपी से, आप लोगों का कितना खर्चा होता है वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने के लिए? बोलता है नहीं 5,000 6,000 या 10,000 खर्चा होता है, वो तो चाय पानी का खर्चा होता है, लेकिन वोटर को पैसा नहीं देते हैं। लेकिन कोई कोई जगह में वोटर पैसा भी लेता है इंडिया में आजकल। इसको भी कैसे बंद करना है ये हम लोग को सोचना होगा। पैसा देकर के इलेक्शन जीतना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन इंडिया का पॉलिटिकल कैरेक्टर और वेस्टर्न वर्ल्ड का डेमोक्रेसी में भी कितना अंतर है। मैंने
किसी विधानसभा में ये जिक्र किया था, मैंने बताया था। मैं इंग्लैंड में जब गया तो इंग्लैंड में सबसे सीनियर मोस्ट एमपी, उसको फादर ऑफ द हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो 7 टाइम्स एमपी कंटिन्यूस जीतने के बाद उसको टाइटल मिला है फादर ऑफ द हाउस। हमारे यहां फादर ऑफ द हाउस कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ले गए 2004 में। एक पार्लियामेंट्री एक्सचेंज प्रोग्राम था। तो इंग्लैंड, साउथ इंग्लैंड में साउथ स्टेफोर्डशायर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ले गए। तो एमपी साहब ने मुझे दिन भर घुमाया, देखो यहां एक एमपी का जिंदगी कैसा है इंग्लैंड में, मुझे दिखाया। दिन भर में एक भी आदमी उसके पास मदद मांगने के लिए नहीं आया, कोई एप्लीकेशन देने के लिए नहीं आते वहां में, रात को फोन करके कोई चीज मांगता नहीं है वहां में। डेवलप कंट्री है और सब कुछ व्यवस्थित है। वहां अगर कोई इश्यू होता है तो जैसे कोई क्लाइमेट इश्यू होगा, टैक्सेशन, पॉलिसी मैटर, या कभी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होगा, तो वो भी जनरल लोग गैदरिंग करते हैं और अपना प्रतिनिधि, अपना एमपी एमएलए को बताते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है। वैसे आदमी कम है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऊपर से कंप्लेंट देने वाला कोई नहीं है। या हम लोग एक एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख आदमी, ऊपर से सुबह से शाम तक कंप्लेंट देने वाला बहुत होते हैं। पानी का प्रॉब्लम मांगने के लिए, एजुकेशन का, हेल्थ का। कोई कोई जगह में तो आदमी मारपीट करके जेल जाता है, वो बेल निकालने का खर्चा भी एमपी दे दो बोलता है, एमएलए दे दो बोलता है। हमारा देश का प्रॉब्लम मामूली नहीं है। पश्चिम देशों में, इंग्लैंड वगैरह में या अमेरिका में, मैं तो बताता हूं, आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जिंदगी और भारत में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है। वहां एक बार इलेक्टेड हो गया तो सिर्फ सोचना है, भाषण देना है। यहां तो हम लोगों को सोचना भी है, भाषण भी देना है, लोगों का प्रॉब्लम भी घर घर सॉल्व करना है। मामूली नहीं है हमारा जिंदगी। इसलिए इंडिया के अंदर में किसी भी राज्य में एमएलए एमपी होना ये कोई आराम का मामला नहीं है। पहले आप आराम से जी सकता है, लेकिन जिस दिन आप इलेक्टेड हो गया तो सोच लो आपका असली जिंदगी कठिन शुरू हो गया। इसलिए एमएलए एमपी हो गया, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने का जरूरत नहीं है। यहां आराम मिलता नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करके फिर आप अगले इलेक्शन फिर लड़ना है। और आप सोचो, दो 3 बार जो जीतता है तो और कितना मेहनत करना पड़ेगा। हम भी 8 बार चुनाव लड़ चुका है। कोई लोग हमको देख के बोलता है कि ये तो जवान दिखता है। अरे मेरे चेहरे पे मत जाओ, मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं। मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो चीफ जस्टिस हमको बोला, आप तो लगता है यूनिवर्सिटी से सीधा सीधा चुन के आए हैं। मैं बोला आपको पता नहीं, आप जज बनने से पहले मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं। तो आपका हर चुनाव में एक्सपीरियंस अलग अलग होते जाते हैं और सेम स्टाइल कैंपेन नहीं होता है। कुछ कुछ एमएलए एमपी का कैंपेन का स्टाइल भी अलग अलग होते हैं और पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए भी मेथड होते हैं। आजकल मोबाइल का जमाने है, तो मोबाइल के जमाने में तो काफी आप तरीका निकल सकता है, लेकिन हर मोबाइल, हर वोटर का तो आप डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकते। एक दिन में आप कितना बात करेगा? 200, 300, 10,000 तो बात नहीं कर सकते। खाना भी है, सोना भी है। तो इसलिए एक एज ए लेजिस्लेटर, एज ए पार्लियामेंट्रियन हमारा जीवन बहुत कठिन है। लेकिन ये कठिन है मालूम हो के हम आया है। ऐसे तो हम तो चुनाव आराम करने के लिए तो नहीं आया है, जन सेवा के लिए आया है। इसलिए हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब मेहनत करने से पहले नियम कानून सिस्टम जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके। ओरिएंटेशन नए एमपी एमएलए के लिए होते रहते हैं। पार्लियामेंट में भी हर चुनाव के बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहते हैं। ये आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उनका भी तो अपडेट होते रहते हैं। उनका भी उसका फेज वाइज उसका ट्रेनिंग चलता है। जिंदगी तो ट्रेनिंग होते रहना है। मैं 8 बार चुनाव लड़ा, मैं इतना बार जीता है, मुझे सीखना नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता है। सीखते रहना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन सीख लिया तो असेंबली में उसका दबाव रहता है। ये प्रेमचंद्र देखो, हमारा ये एनके प्रेमचंद्र, ये हमारा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एमपी है, केरल से आया है। इनको बुलाया, अच्छा किया।
ये अकेला आदमी है, इसके पार्टी का एक ही एमपी है, लेकिन ये पार्लियामेंट में ऐसा बिहेव करता है जैसे उसके पास 10 एमपी है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव आदमी है। तो इसका बात सुनता है, स्पीकर भी मौका देते रहते हैं इसको। लोग सोचता है कि स्पीकर साहब और इसका बेस फिक्सिंग है क्या? बेस फिक्सिंग नहीं है, वो इफेक्टिव पार्लियामेंट्रियन है, इसलिए मौका मिलता है इसको। इसलिए दूसरे एमपी को भी सीखना है, मौका मिलना है तो बिहेवियर अच्छा होना होगा। जो अच्छा बिहेवियर नहीं होगा उसको स्पीकर पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल के स्पीकर साहब है, वो भी उसी को ज्यादा मौका देगा जो नियम से बोलेगा, सिस्टम से बोलेगा और तरीके से पेश आएगा। सिर्फ नाराबाजी लगाते रहेगा और गाला गाली करेगा तो उसको मौका ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों के ऊपर में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। नया असेंबली बनने के साथ साथ स्पीकर साहब कांटेक्ट किया, मेरे मिनिस्ट्री से हमने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का ऑलरेडी इनका एमओयू साइन कराया है। उस दिन मेरे ऑफिस में दिल्ली में मीटिंग हुआ, हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी भी यहाँ ऑनलाइन जुड़े, मैं था, हमारे सामने में साइन किया। तो मैं आपको वादा करता हूं, स्पीकर साहब नए हैं लेकिन बहुत एक्टिव है, विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर में वेस्ट बंगाल असेंबली 100% डिजिटल हो जाएगा। हमने फर्स्ट फेज पैसा भी रिलीज कर दिया है और 1 नेशन 1 एप्लीकेशन का इस प्रिंसिपल को लेकर के हमारा जो ई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 नेशन 1 एप्लीकेशन, ये पूरा देश भर के जितने असेंबलीज है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का कार्यक्रम शुरू किया। तो इसमें वेस्ट बंगाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होते ही जुड़ गया और इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। मेरा ऑफिस का मिनिस्ट्री का ऑफिशियल टीम को भी हम भेजेंगे और पूरा आपका मैन पावर सब कुछ हम समर्थन देंगे। वेस्ट बंगाल असेंबली इतना पुराना असेंबली है, ये अच्छा से चले उसके लिए हम लोग जितना भी मदद भारत सरकार और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो मदद होगा हम देंगे। और बाकी तो हमारा पार्लियामेंट की ओर से स्पीकर साहब और डिप्टी चेयरमैन तो यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए कोई फिक्र करने का नहीं है। मैं और ज्यादा नियम नीति के बारे में बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि इनॉग्रेशन सेशन है। जब टेक्निकल सेशन होगा तो उसमें काफी हमारा जो अलग अलग असेंबली का स्पीकर सब यहाँ आए हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे आपके साथ में, और बाकी एक्सपर्ट्स लोग भी आए हैं। इसलिए मैं फिर से मुझे यहाँ बुलाने पर मैं आभारी प्रकट करना चाहता हूँ और उम्मीद जताना चाहता हूँ कि ये 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा पश्चिम बंगाल के नए चुने हुए एमएलएस के लिए बहुत लाभदायक होगा। और आपका डिजिटल पूरा होने के बाद हर एमएलए का हाथ में सारा असेंबली का इंफॉर्मेशन एक क्लिक, कोई बिल है, कोई बिजनेस है, क्वेश्चन है, सारा चीज आपको कुछ तकलीफ करना नहीं होगा, एक बटन दबाने से आपका हाथ में अवेलेबल हो जाएगा। तो स्मार्ट असेंबली, स्मार्ट लेजिस्लेटर, ऐसा हमारा वेस्ट बंगाल का बनेगा, मैं उम्मीद करता हूं। और फिर आपका भविष्य में अच्छा हो, आपका वेस्ट बंगाल का भविष्य के लिए, आपका अपना निजी भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करते हुए अपने बात को मैं समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय वेस्ट बंगाल। Thank you so much, sir, particularly for showing us the vision of the smart future. Shri Shubhendu Adhikari, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंग, अब हम आपसे संबोधन के लिए आग्रह करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। Respected Mr. Om Birla ji, Honorable Speaker, the largest democratic system in our country, he is leading the parliamentary system. Please accept my best regards from the core of my heart. मंच पर हमारी राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश जी है,
मैं उनको आभार प्रकट करता हूं और उन्होंने बड़ा शानदार भाषण भी दिया है यहाँ इनॉग्रेशन जो हमारी चल रहा है सेशन। हरिवंश जी ये सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता में पत्रकार के रूप में, मीडिया पर्सन के रूप में काम किया। मैं फिर एक बार उनको स्वागत और वंदन करता हूं। मिस्टर किरण रिजिजू जी सिटिंग ऑन द डायस, ही इज वेरी वेल नोन पर्सन टू मी। उनका साथ मेरा पिछले कोई साल काम करने का मौका मिला, आगे भी मिलेगा। मैं किरण रिजिजू जी को मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। ये पूरा जो अरेंजमेंट है, उनका अरेंजमेंट किया है हमारी स्पीकर साहब रथिंद्र बोस जी। ही इज ए वेरी डायनामिक एनर्जेटिक स्पीकर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस टू मिस्टर रथिंद्र बोस, आवर ऑनरेबल स्पीकर। उमेश राय जी है, MOS पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऋतुव्रत बनर्जी। इस 2 दिन का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ओरिएंटेशन हमारी जो कार्यक्रम, इसमें बहुत सारा प्रदेश से अध्यक्ष जी आया है, खास करके यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम। मैं सबको पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तहे दिल से मैं वेलकम कर रहा हूं, आभार प्रकट कर रहा हूं। और द पार्लियामेंटेरियन मिस्टर प्रेमचंद जी भी सिटिंग इन दिस हाउस, आई वुड लाइक टू कन्वे माय बेस्ट विशेस मिस्टर प्रेमचंद जी। আর আমার সাথে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সমস্ত সদস্যরা, আমার কলিগ মিনিস্টাররা এবং এই ব্যবস্থাপনা যারা করেছেন, স্পিকারের সচিবালয় এবং রাজ্য সরকারের আধিকারিক তারা আছেন। खास करके जो हमारी पार्लियामेंट से जो आधिकारिक लोग, पार्लियामेंट का सचिव से लेकर सब लोग ने इनको मदद किया है। इतना 1.5 महीने का सरकार है, असेंबली है, उसमें आप लोग इतना मदद किया, इसलिए इतना अच्छा कार्यक्रम, एक मीनिंगफुल ओकेजन ऑर्गेनाइज हम लोग किया। इसलिए लोकसभा सेक्रेटेरिएट को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। पहले तो मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। आज सब MLA लोग का इस ओरिएंटेशन कैंप में अच्छा करके सीखना है। जो बात कुछ दिन पहले कुछ पहले मिस्टर रिजिजू जी ने बताया, ये कोई पहली बार जो चुन के आता है उनको सीखना पड़ता है। इसलिए ये 2 दिन का कैंप में आप सबको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये जो असेंबली है, इसका जो एक इतिहास है, ये सबको आज बोलना मैं चाहता हूं। ऑनरेबल स्पीकर साहब है मिस्टर ओम बिरला जी, अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सिटिंग ऑन द डायस। 1947 जब हमारी देश को बाइफरकेट करने के लिए बात चल रहा था ब्रिटिश का साथ, और उस वक्त ये बंगाल जो अनडिवाइडेड बंगाल था, ये कहां जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा ना इंडिया में रहेगा? इसके ऊपर बहुत सारा बात हुआ, डिस्कशन हुआ, बहुत सारा चर्चा हुआ। फाइनली रूलर डिडंट टाइम, ब्रिटिश, दे डायरेक्टेड ये प्लीज आप लोग जो आज जो असेंबली है विधानसभा, उनका नाम था आइन सभा, जो आप वहां जाओ, वहां जाकर मेजोरिटी का ओपिनियन लो, ओपिनियन लेकर आओ, उसका बाद हम लोग फैसला करेगा। ये अनडिवाइडेड इंक्लूडिंग ईस्ट एंड वेस्ट दोनों एक साथ पाकिस्तान में जाएगा ना, ईस्ट जाएगा पाकिस्तान में, वेस्ट रहेगा भारत में। देखिए उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आइन सभा का मेंबर था, उन्होंने ये मुद्दा उठाया
एज पर द डायरेक्शन एंड एडवाइस बाय द रूरल, ये कहां रहेगा? पूरा दिन बहस हुआ, उसका बाद 58 लॉ मेकर्स कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ इंडिया एंड 21 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। इसलिए आज जो खास करके मैं बंगाल से आती हूं, सन ऑफ द सॉयल हूं, ये बंगाल भारत में है, इसके सबसे बड़ा डिसीजन इस असेंबली में हुआ था। ये नहीं होता तो पिछले क्या था, आने वाला दिन क्या होगा, वो तो बाद में है। आज जो हम भारत माता के चरण में हम लोग का आश्रय मिला है, ये पूरा श्रेय असेंबली का है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। उनकी 125वां जन्म जयंती 6 तारीख है, उसको मैं मेरा दिल से नमन और वंदन करता हूं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहता तो हम लोग आज इतना भाषण देने का काम, चुनाव लड़ने का काम, जीतने का काम, राजनीति करने का काम हम लोग को मौका नहीं मिलता। ये हमारी आज का ये ओरिएंटेशन कैंप में सबको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, मैं तो डेली 5 बार आपका सामने बोलता हूं, लंबा रिश्ता है बंगाल का हर चुने हुए पॉलिटिकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का साथ, लेकिन मैं कुछ नेगेटिव नहीं बताऊंगा, लेकिन हालत बता रहा हूं। मेरा 4 बार हो गया एमएलए, 2 बार हो गया एमपी, तब मैं 6 टाइम लॉ मेकर बन गया जनता से वोट से। तब यह जो सिस्टम पहले था, इतना बुरा सिस्टम पहले नहीं था। हमारी जितना भी चीफ मिनिस्टर का नाम हरवंश जी ने बताया, स्वतंत्र का बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ उसका बाद इतना बुरा हालत बंगाल में नहीं था। पहले तो 34 इयर्स पार्टी ऑफिस से सब होता था, असेंबली से कुछ नहीं होता। और पिछले 15 साल तो क्या हुआ मैं आज नहीं बताऊंगा। ये एलओपी है, सब है, हम लोग एक साथ चल रहा है, अभी खड़ा करना है। मेरा अनुभव जो है 2006 का एमएलए, दी देन कम्युनिस्ट रोल, उसका बाद 2016, उसका बाद 21 एलओपी, वो जो असेंबली खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन। अब ये कोई निंदा का बात नहीं है, अपना असेंबली का, आपका राज्यों का कोई निंदा करने का कोई चीफ मिनिस्टर का शोभा नहीं होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं, यह जो सिस्टम हो गया था, एमएलए एमपी का कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं था। एक बीडीओ, एक थानादार, वो एमएलए का फोन भी नहीं पकड़ता था। हर डिस्ट्रिक्ट में दिशा कमेटी का मीटिंग भी नहीं होता था। कोई सरकारी कार्यक्रम, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फाउंडेशन स्टोन लेइंग, इनॉग्रेशन, उसमें आप लोग को इनविटेशन नहीं मिलता था। स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती, बंगाल में सरकार की एक्सचेकर से जो कार्यक्रम होता था, उसमें कोई विधायक, वो विधायक कुछ विधायक को मिलता था, उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी को देखते हुए उनको इनविटेशन मिलता था। ये ठीक नहीं है। चुनाव होगा, चुनाव का दौरान पॉलिटिकल फाइट होगा। पिछले 5 साल में एलओपी था, एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में नहीं बुलाया। मुझे 5 बार असेंबली से सस्पेंड किया। 60 महीने के अंदर 11.5 महीने असेंबली का बाहर एलओपी था। हर बजट सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन जब आता था, उसको सस्पेंड कर दो, उसको सस्पेंड कर दो। इस तरीके से हालत था। लेकिन आज हालत बदल गया, जनता ने बदल दिया, पूरा मौसम बदल गया। मैंने 5 बार ये 1.5 महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग किया, सब एमएलए को बुलाया,
मेरा पार्टी का एमएलए लोग को भी बुलाया, ऑपोजिशन का एमएलए लोग को भी बुलाया। बजट हुआ हमारा, रूलिंग पार्टी का एमएलए का काम भी बजट में है, ऑपोजिशन का काम भी बजट में हम लोग रखा है। एक साथ बंगाल को खड़ा करना चाहिए। स्पीकर साहब मुझे बोल रहा था मंच पर, ये शुभेंदु जी बंगाल में पहले जैसे माहौल था वो बना दीजिए। इसमें इतना हाई रिच ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारी डिवोशनल कैपिटल है, श्री चैतन्य देव स्वामी विवेकानंद की भूमि है। इसको ये एजुकेशन हब है, ये इंडस्ट्री का हब है। यहां प्रकृति मां भगवान ने सब दिया है, इतना रॉ मटेरियल, इतना अच्छा गंगा माता, इतना बड़ा बे ऑफ बंगाल समुंदर, इतना खूबसूरत टाइगर हिल, इतना अच्छा हमारी फॉरेस्ट, इतना बड़ा बड़ा राजमार्ग, इतना अच्छा रेलवे कनेक्टिविटी, इतना बड़ा स्टेट। It's a gateway of entire northeastern, not only the northeastern, Nepal, Bangladesh, Bhutan, the neighboring country, सब इस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इतना अच्छा अच्छा हमारी सी पोर्ट है, रिवर पोर्ट है, इतना मौका है, इतना हाई स्किल्ड पीपुल है, इतना ह्यूमन रिसोर्स में क्वालिटी है। जितना भी नोबेल मिला है देख लीजिए, सब बंगाल से आता है। इसको खड़ा करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आवाज, विकास भी होगा, विरासत भी होगा, यही अगले दिन बंगाल में लेकर जाना चाहिए। स्पीकर साहब मुझे एडवाइस किया है, वो बहुत अनुभवी नेता है, मेरा बड़ा भाई है, मुझे गाइड करता है। आने वाला दिन में बंगाल में डेमोक्रेसी को अच्छा मजबूत करना, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अच्छा करना और हमारी एमएलए लोग को बहुत पॉपुलर बनाना, सरकार का साथ जोड़ के काम करना, ये सब में हम लोग काम करेगा। और हमारी असेंबली में बहुत सारा काम करना है। हम लोग आने का बाद में स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया था, लाइव कर दीजिए ना, जिसको जो बोलना है जनता को देखने दीजिए ना, कि कौन क्या करता है, हम लोग क्या कर रहा है, देखने दीजिए। लाइव चालू हुआ, लाइव नहीं था। ये तो शर्म का बात है। पूरा आपका लोकसभा सेक्रेटेरिएट यहां है, दूसरा बड़ा बड़ा प्रदेश का स्पीकर साहब लोग है, यहां अभी भी वोटिंग होता है पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मीटिंग आर नॉट फंक्शनिंग। ये अच्छा बात नहीं है। सब लोग सुन रहा है, लाइव कर रहा है, इसको सुधारना चाहिए। असेंबली इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम, किरण रिजिजू जी का लीडरशिप में जितना काम भारत के पार्लियामेंट में मोदी जी का मार्गदर्शन में हो रहा है, ओम बिरला जी का डायरेक्शन में हो रहा है, ये कुछ काम बंगाल में भी होना चाहिए। इसलिए बंगाल असेंबली, उनका लाइब्रेरी, उनका म्यूजियम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सब जनता ओरिएंटेड होना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने एक संविधान दिया है, जो हमारी फाइनल वर्ड है, उसमें 3 लाइन है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, नॉट फॉर द पार्टी, नॉट बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी। एक साथ काम करूंगा इस ओरिएंटेशन कैंप में। इतना जल्दी में स्पीकर साहब और उनकी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अरेंजमेंट किया। कुछ भूल होगा तो थोड़ा आप लोग कंसीडर कर देना। ये पहली बार है, आने वाला दिन में बंगाल फिर एक बार देश में लीड करेगा, इस उम्मीद का साथ मैं मेरा बात खत्म करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की
गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। अब हम उनसे संबोधन के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक और विरासित धरती पर आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं आप सभी विधायकों को, जिन्होंने जनता ने बड़ी विश्वास भरोसे के साथ आप चुनकर भेजा है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, पश्चिम बंगाल के यशस्वी, लोकप्रिय और जो पश्चिम बंगाल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई आधुनिकता की ओर बंगाल को बनाने का जिनका संकल्प है, शुभेंद्र अधिकारी जी, पार्लियामेंट में हमारे साथी संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री रविंदर बसु जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री ऋतुव्रत बनर्जी जी और संसदीय कार्य मंत्री श्री उमेश राय जी, यहां पर इस कार्यक्रम में पधारे विधानसभा के विभिन्न अध्यक्षगण, संसद सदस्यगण और इस कार्यक्रम में आए पश्चिम बंगाल के सभी मंत्रियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको ऐसे राज्य का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला है जिसने भारत को विचार दिया, दिशा दी, प्रेरणा दी। यह आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है। पश्चिम बंगाल की धरती साहित्य, कला, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, उद्योग, शिक्षा, बौद्धिकता और आजादी के आंदोलन की दिशा देने वाली ये धरती है। और इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के साथ भारत की आजादी को स्वर दिया, भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाया, समाज सुधार का अलग जगाया और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वंदे मातरम के गीत के साथ हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। उस वंदे मातरम को गीत रखने वाले भी यहाँ के राजा राममोहन राय जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सब का अलग अलग कालखंड में योगदान रहा। आज भी राष्ट्र उनको याद करता है, हम सबको उनसे प्रेरणा मिली। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है और एक विधायक से बहुत अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है। जो उनकी चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसको समाधान निकालने की जिम्मेदारी आप।
और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा में 181 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए, जो अपने आप में एक इतिहास है। यहां पर 194 विधायक 25 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र तक हैं। युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व वाली ये विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कालखंड लोग याद रखे, इसलिए हमें संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रॉपर्टियों और संसदीय गरिमा को ऊंचा उठाते हुए राज्य के विकास के लिए योगदान देना है। और इसलिए एक विधायक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। आपने जनता को चुनकर भेजा है, जहां आपकी एक अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी है, वहां इस राज्य के विकास की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कानून, राज्य के लोगों की आकांक्षाएं, ये भी एक विधायक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप पूरे राज्य की सामूहिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि भी हैं। आपके हर विचार, हर तर्क, संवाद, हम केंद्र में जन कल्याण को रखें, लोगों की आपदा, चुनौतियों के समाधान का रास्ता ढूंढें। हमारी चर्चा संवाद के अंदर जहां समस्या भी हो, कठिनाई भी हो, चुनौतियों की चर्चा भी हो, लेकिन उसके समाधान के रास्ते भी हों। अच्छी विधानसभा की बहस वही होती है जहां आप आलोचना भी करें, जहां कठिनाई भी रखें, लेकिन उसके साथ उसका समाधान क्या है, उस समाधान पर भी अपने विचार रखें। और इसलिए आपको विधानसभाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को, परिपाटियों को आपको समझने की आवश्यकता होगी। आपको यहां पुरानी डिबेट, यहां बनने वाले कानूनों, यहां बनने वाले बड़े मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इस विधानसभा की बहुत ऐतिहासिक रही है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विधानसभा ही राज्य और देश के निर्णय करती है, और इसलिए बंगाल कहां जाए, यह भी राज्य की विधानसभाओं में निर्णय हुआ है। इसलिए राज्य विधानसभा राज्य की जनता के कल्याण के लिए नीतियां, कानून बनाने के साथ उनके समाधान, उनके बेहतर जीवन के लिए भी काम करती है। इसलिए आप जितनी विधानसभा के अंदर तर्कपूर्ण तरीके से, तथ्यों के आधार पर अच्छी चर्चा, संवाद करेंगे, उतना ही आप अच्छा नेतृत्व दे पाएंगे। और ये विधानसभा के इस नेतृत्व से ही राज्य का नेतृत्व निकलता है, देश का नेतृत्व निकलता है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमेशा जीवन में सीखते रहें, नए अनुभव लेते रहें, अच्छे श्रेष्ठ विचारों को साझा करते रहें। जहां भी, जिस समय भी, जिस वक्त भी मिले, जीवन में सीखने की आकांक्षा होनी चाहिए, कुछ नए करने की आकांक्षा होनी चाहिए। मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे राज्य के अंदर, मैं राज्य विधानसभा के विधायक के रूप के अंदर क्या नया बदलाव ला सकता हूं, इसकी चर्चा हमें सदन में करने की आवश्यकता है। और इसीलिए यह समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है, और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर
सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की विधानसभाओं की, पार्लियामेंट की, राज्यसभा की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी। और मेरा आपसे आग्रह, जितनी देर आप विधानसभा में बैठेंगे, आपको बोलने का अवसर मिले न मिले, लेकिन नए विधायक हो, पुराने विधायक हो, जितनी देर संभव हो विधानसभा में बैठना, लोगों के विचारों को सुनना, उनके तर्कों को सुनना, उनके तथ्यों को सुनना। जितना आप विधानसभा में बैठेंगे उतने ही आपको नए अनुभव मिलेंगे। इससे मेरा आपसे आग्रह पूर्वक है कि नए विधान सदस्य को लंबे समय तक विधानसभा बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती में एक नई ऊर्जा है। ये धरती हमेशा विचारों की धरती रही है। ये धरती हमेशा नवाचारों की धरती रही है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है, इस धरती की विरासत को वापस लौटाना है। इस धरती की आध्यात्मिक चेतना, इस धरती की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा, इस धरती पर जो विद्वान हुए, जिन्होंने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर देश की संस्कृति, विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम किया, उनके विचारों के मंथन पर विचार। और ये धरती हमेशा उद्योग, शिक्षा, कई तरह की विरासत है इसकी। इस विरासत को पुनर्जीवित करना चाहिए। भारत बंगाल की ओर देख रहा है, और जब बंगाल की ओर देख रहा है तो आप सबकी ओर देख रहा है। मुख्यमंत्री जी का एक विजन, एक सोच है, दूरदृष्टि है कि हम लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, लोकतंत्र की संवाद से डेमोक्रेसी को मजबूत करते हुए हमारी विरासत को वापस लाएंगे, जहां पर हर बड़े निर्णय राज्य की विधानसभा में हो। प्रदेश, देश विधानसभाओं की चर्चाओं को देखे। मैं यहां के विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को लाइव किया, ताकि देश देख सके, प्रदेश देख सके कि हम जो निर्णय कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो देश और प्रदेश के हित में है। और इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, ये समय आपके लिए सबसे ऐतिहासिक समय, ये समय सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जो आप आज जो फैसले करके जाएंगे, जो निर्णय करके जाएंगे, ये वर्तमान के लिए भी होंगे, भावी पीढ़ी के लिए होंगे। और इसीलिए इस भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे आशा है कि 2 दिन तक आपके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप चर्चा करेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे, कुछ सवाल जिज्ञासा होगे तो जिज्ञासा का सवाल भी पूछेंगे, और तर्कपूर्ण तरीके से कैसे चर्चा की जा सकती है, संवाद की जा सकती है, इसके लिए बेस्ट स्पीकर यहां पर आए हैं। और मुझे आशा है आने वाले समय में हम बंगाल के आम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलना, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य उस गरीब व्यक्ति की आवाज को बनना। आपको इसलिए चुनकर भेजा है कि आप उनकी आवाज हो, उनकी कठिनाइयां, उनकी चुनौतियां, उनकी आकांक्षा, उनके विचारों को आप विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। सहमति असहमति लोकतंत्र में हो सकती है, कहीं आपको भी अपने विचार व्यक्त करने समय कई तार्किक चीजें कहने पड़े, लेकिन निर्वाक रूप से सदन में अपनी बात को कहना चाहिए। और मुझे आशा है आने वाला समय इतिहास आपको याद रखेगा। आपकी को जनता ने बहुत अपेक्षाओं से, बहुत विश्वास से चुनकर भेजा है।
और इसीलिए हमें लोकतंत्र को, लोकतंत्र की परंपराओं को, लोकतंत्र की श्रेष्ठ संवाद को, चर्चाओं को और श्रेष्ठ बनाना है। हमें इसी विधानसभा से अपने तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण, विवेकपूर्ण चर्चा कर कानून भी बनाना है, नीतियां भी बनाना है और नीतियां कानून के साथ ब्यूरोक्रेसी के कामों की समीक्षा भी करना है। क्योंकि जनता का राज इसलिए होता है जहां जनता की सुनी जाती है। और हमारे किरण रिजिजू जी ने बहुत बताया कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसदों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और यही भरोसा है। अब हमारा जीवन देश राष्ट्र के लिए, हमारा जीवन हमारी क्षेत्र की जनता के लिए, हमारा जीवन प्रदेश के लिए, और इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जीवन अब जन सेवा, जन कल्याण के लिए है। हम बंगाल की जनता को जो अपेक्षाएं हैं, उन आकांक्षाएं, उस अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना और लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।